नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस अब अपने अस्तित्व के लिए एक बार फिर से जूझ रही है। जिस तरीके की स्थितियां कांग्रेस के भीतर बनी हैं, अंतर विरोध का एक बार फिर से बोलबाला हुआ है, उससे पार्टी के भीतर बहुत सारे पुराने नेताओं को न सिर्फ उपेक्षा का भाव उत्पन्न हो रहा है, बल्कि वो अपने लिए अलग अलग तरीके के विकल्प भी देख रहे हैं। एक से एक कद्दावर नेता, एक से एक जमीनी नेता कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। इस बगावत के पीछे विचारधारा की जंग कम और उपेक्षा का भाव 4.5 दशक से जिस तरीके की निष्ठा और प्रामाणिकता के साथ कांग्रेस के साथ में लोगों ने अपना जुड़ाव रखा है, उन चीजों को जब किनारे रख करके और कुछ सही जवाब भी ना मिले तो ऐसी स्थिति बनना स्वाभाविक है और बन भी रही है। इस बात से यह संदेश भी जा रहा है कि कांग्रेस सालाकमान के दरबार में अब जमीनी पकड़ से ज्यादा व्यक्तिगत वफादारी और परिक्रमा को भाव मिल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कभी भी इस लाइन से अछूती रही है। कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार ही सर्वे सर्वा रहा है। जब इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि कांग्रेस में उनकी नहीं चल रही तो उन्होंने कांग्रेस, अपनी ही पार्टी कांग्रेस को ही तोड़ा और कांग्रेस आई बनाई। तो इस तरीके की स्थिति आज उन तमाम नेताओं के साथ में भी हो रही है जो बरसों बरस से कांग्रेस को अपनी थाती समझते रहे, कांग्रेस के साथ में अपना पूरा जीवन उन्होंने काटा। आज उनको उपेक्षा जिस तरीके से देखनी पड़ रही है, वो कांग्रेस को आंतरिक बिखराव के मुहाने पर लेकर के आ गई। जिस तरीके की कांग्रेस लीडर्स की तरफ से बातें आ रही हैं, वो भी अपने आप में उनकी पीड़ा को दर्शा रही हैं। जो चीजें सुनाई दे रही हैं, वो कांग्रेस के भीतर चल रही उठापटक को और ज्यादा गहरा कर रही हैं। कुछ बयान हैं कुछ कांग्रेस नेताओं के, सबसे पहले वो सुनिए। After Manish Tiwari, now it is the turn of Channi. It is Channi versus Congress. Manish Tiwari was upset with the Congress. He has tweeted about it. Day after that, Mr. Channi, who is upset with the Congress, is calling his supporters. Channi was the former CM from the SC community. And it seems that Congress is giving evidence every day that there is no Neta, Niti, Netritva, mission. It is only confusion and division, because of which these fights take place. In Karnataka, DK Shivakumar versus Siddaramaiah. In Himachal Pradesh, Pratibha Singh Ji versus Sukhu Ji. We have seen the fights in Rajasthan, Gehlot versus Pilot. In every state, Congress is in tukde mode, and now in Punjab too. भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से सीधा मुकाबला करती है किसी भी स्टेट में, देश में, प्रदेश में। तो उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी जब सामने कांग्रेस के घर में आग लगी है तो वो भी अपनी बात को रख रही है और इस तरीके से रख रही है जिससे समझ में आए कि कांग्रेस पार्टी शनै शनै किस तरीके के बिखराव की तरफ जा रही है। नाराजगी लोग सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं। जमीन से जुड़े नेता हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया का वर्चस्व है आज की तारीख में, वो अपने आप में लोगों तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका। मनीष तिवारी ने लिखा कि जब आपकी योग्यता दूसरों की असुरक्षा बन जाती है तो फैसले सांगठनिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से प्रेरित होते हैं। ये बड़ी बात है। मनीष तिवारी आईबी मिनिस्टर रहे। उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने 1981 में NSUI का चुनाव लड़ा, अपना राजनीतिक सफर शुरू किया, 4.5 दशक तक निष्ठा से पार्टी की सेवा की। उन्होंने अपनी पोस्ट के अंत में मशहूर अंग्रेजी गीत की पंक्ति भी लिखी है, जिसका मतलब है कि जो होना है वो होकर रहेगा। मनीष तिवारी ने लिखा कि जब आप दूसरों की योग्यता, मतलब आपकी अपनी जो योग्यता है वो दूसरों के लिए असुरक्षा का भाव बन जाए। कांग्रेस पार्टी के भीतर कई ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने ज़मीन पर जा कर के कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने में, लोगों के बीच में कांग्रेस की बात को रखने में एक उम्र लगाई है और
जब इस तरीके की स्थिति बने कि उनकी अपनी ही पार्टी में उनकी ही अपनी बात की कोई वजन ही ना हो, तो इस तरीके की बात सामने आती हैं और जो होना है वो होकर रहेगा। ये बात अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। पार्टी के भीतर स्थिति क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर अगर आज ये स्थिति बनी है तो क्यों बनी है, क्या चल रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि पंजाब कांग्रेस के कुछ स्थानीय शीर्ष नेता नहीं चाहते थे कि मनीष तिवारी चुनावी रणनीति और टिकट बंटवारे में हस्तक्षेप करें। ये पंजाब से जिस तरीके की स्थितियां बनी है पंजाब में, तारिक अनवर का कहना है कि मनीष तिवारी वरिष्ठ नेता हैं और अगर वो किसी चीज को कह रहे हैं या समझा रहे हैं तो बेहतर होता कि उन्हें समितियों में जगह मिलती ताकि वो अपनी बात को किसी फोरम पर रख तो पाते। वहीं चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष ने मनीष के पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज किया है। तो अंदर अंदर बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो लगातार कांग्रेस को भीतर खाने परेशान कर रही हैं। मनीष तिवारी जिस तरीके के लीडर रहे हैं, जिस तरीके की उनकी अपनी समझ बूझ रही है, वो पंजाब में और देश में भी अलग अलग जगहों पर कांग्रेस को लाभ देती रही। लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो पार्टी के भीतर बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो अपनी बात को रखने के लिए या अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए इस तरीके की स्थितियों का सहारा लेते हैं। ओपन डिबेट होती है, कई बार मुखर होकर के वो अपनी बात को रखना शुरू कर देते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होता है तो उस पार्टी का होता है जिस पार्टी को कभी उन्होंने सींचा होता था। पंजाब में जो नेता नाराज चल रहे हैं उनकी एक पूरी फहरिस्त है, कोई एक नेता दो नेता ऐसा नहीं। चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री, पीपीसीसी अध्यक्ष न बनाए जाने से चन्नी नाराज हैं। इसी तरीके से चन्नी के समर्थकों ने मौजूदा अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। चन्नी ने सामूहिक इस्तीफे की धमकी तक पार्टी आलाकमान को दे दी है। अब अभी तक जो सींच रहे थे वो चन्नी थे। अब सुखजिंदर सिंह रंधावा पूर्व उप मुख्यमंत्री पंजाब संगठन में हुए फेरबदल से असंतुष्ट हैं। उनकी हालिया राजनीतिक गतिविधियों ने आलाकमान की चिंता को भी बढ़ा दिया है। नेताओं की नाराजगी के चलते पंजाब में कांग्रेस की चिंता लगातार दिनों रात बढ़ती जा रही है और ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि बस एक दिन में आज ही हो गया। सुलग रहा था पंजाब, सुलग रही थी कांग्रेस पंजाब में और धीरे धीरे अब वो समय आ गया है जब आलाकमान के सामने मुखर होकर और फायदे और नुकसान से परे जाकर पार्टी के नेताओं को अपनी बात इस तरीके से रखनी पड़ रही है। जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी की वहां पर सरकार है, एक समय कांग्रेस की सरकार वहां हुआ करती थी। कैप्टन जिस तरीके से नाराज हुए, उन्होंने पार्टी को छोड़ा, मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटाया गया। एक तकलीफ का दौर वहां से शुरू होता है और उसके बाद धीरे धीरे यहां तक की स्थितियां बन जाती हैं कि जो कांग्रेस जिनसे पहचानी जाती थी उस स्टेट में, आज वही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये बात सिर्फ पंजाब तक ही सीमित है। वो उत्तर प्रदेश हो, वो महाराष्ट्र हो, वो दक्षिण भारत के राज्य हों, कांग्रेस अपनी अंतर्कलह से बुरी तरीके से जूझ रही है। बावजूद इसके कांग्रेस कई स्टेट्स में अपनी सरकार भी बना रही है। अन्य राज्यों में जो प्रमुख नेता असंतुष्ट हैं, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं कि कौन कौन से नेता हैं। कैप्टन विरियातो फर्नांडीज सांसद हैं, दक्षिण गोवा से नाराज हैं। प्रदेश में बड़े नेताओं में नाराजगी है। अमित पाटकर पूर्व गोवा कांग्रेस अध्यक्ष बिना विश्वास में लिए पद से हटाए जाने के कारण नाराज हैं। स्थानीय नेतृत्व से उनकी नाराजगी किसी से छिपी नहीं। सचिन पायलट राजस्थान राज्य के फैसलों में मन मुताबिक तवज्जो न मिलने से बहुत नाराज हैं। पार्टी से एक बार बगावत भी कर चुके हैं, फिर वापसी हुई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और संगठन के बीच में खींचतान है। सरकार विरोधी बयानबाजी के चलते पूर्व मुख्य संसदीय जो
अधिकारी थे उनको हटाया गया। इस फैसले के बाद पंजाब में, हिमाचल में माफ़ कीजिएगा, भूचाल आ गया। तो जिस तरीके की स्थितियां अलग अलग राज्यों में, जहां पर कांग्रेस को उम्मीद है कि उसकी सरकार बन सकती है या उसकी सरकार है, वहां पर भी कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए अपनी ही लोगों के बीच में जूझ रही है कि किस तरीके से किसको कैसे संतुष्ट किया जाए। कांग्रेस छोड़ने वालों की भी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। जिन्होंने कांग्रेस को टाटा बाय बाय किया है, इन्हीं क्लेशों के चलते जिस तरीके से कांग्रेस के एक के बाद एक बड़े नेता अपनी ही पार्टी को छोड़कर समय के साथ दूसरी पार्टियों में जाते रहे हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के बेहद वरिष्ठ नेता थे। गुटबाजी की वजह से उन्होंने पार्टी को नमस्ते कर दिया। जनवरी में उन्होंने इस्तीफा दिया था। बसपा छोड़ करके वो कांग्रेस में आए थे और ठीक ठाक उनका अपना जमीनी स्तर पर काम था। अशोक चव्हाण, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने फरवरी 2024 में कांग्रेस छोड़ दी, भाजपा में शामिल हुए और राज्यसभा के सांसद भी बने। मिलिंद देवड़ा मुंबई कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, पेट्रोलियम मंत्री रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को छोड़ा उन्होंने। जनवरी 2024 में पार्टी के साथ 55 साल पुराना अपना रिश्ता उन्होंने खत्म किया। शिवसेना शिंदे गुट का उन्होंने दामन थामा और सरकार में शामिल हुए। गौरव वल्लभ कांग्रेस के मुखर राष्ट्रीय प्रवक्ता और अर्थशास्त्री के रूप में उनकी पहचान रही। 2024 में पार्टी की दिशाहीनता और सनातन विरोध का हवाला देकर उन्होंने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली। बाबा सिद्दीकी मुंबई के दिग्गज नेता, जिन्होंने 2024 में कांग्रेस छोड़कर एनसीपी ज्वाइन की थी, बाद में इनकी हत्या कर दी गई। तो इस तरीके के एक नेता नहीं, लगातार इस तरीके के नेताओं की फहरिस्त है जो चलते चले जा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं। आप जगदम्बिका पाल को ले लीजिए, कांग्रेस के जमे जमाए नेता, आरपीएन सिंह जमे जमाए नेता, ये सब एक एक करके कांग्रेस छोड़ते चले गए। वजह यही है कि कांग्रेस की लीडरशिप ने समय के साथ अपने आप को उसके अनुरूप नहीं बनाया जहां वो पिछले पीढ़ी के लोगों को लेकर के साथ में चल पाती। परिवारवाद का भी आरोप उसके पास है। ऐसा नहीं है कि इन नेताओं के बच्चे, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके बच्चे आज कांग्रेस में अपनी जगह को तलाश रहे हैं, या कई बार जब सरकारें रहीं तो उसमें उनको मौजूद जगह मिली भी है। सचिन पायलट उसमें एक बड़ा नाम है। वो जब राजस्थान में गहलोत मुख्यमंत्री थे, वो उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले एक बगावत हुई और बगावत के बाद उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने तक की स्थिति बना ली। फिर प्रियंका गांधी के मनाने पर बातचीत के जरिए उनको पार्टी में न सिर्फ रोका गया बल्कि कुछ जिम्मेदारियां दी गई। बावजूद इसके असंतुष्ट हैं वो। ज्योतिरादित्य सिंधिया, चलती हुई मध्य प्रदेश की सरकार, कमलनाथ मुख्यमंत्री और गिरा दी गई सरकार। उनके साथ में जो विधायक टूटे वो आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद मोदी सरकार में मंत्री हैं। तो इस लिहाज से कांग्रेस नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती है कि आखिर उसके अपने लोग क्यों टूटते जा रहे हैं। जहां सरकारें बन सकती थीं, जहां सरकारें बनी हुई थी, चल रही थीं, वहां पर भी सत्ता की खींचतान इस तरीके की रही कि उसकी अपनी ही चलती हुई सरकार को उसके अपने ही कद्दावर नेताओं ने न सिर्फ जमींदोज कर दिया, गिरा दिया, बल्कि दूसरी सरकार बनाने में मदद तक करी। राहुल गांधी की कोर टीम के सदस्य रहे ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी छोड़ दी, ये भी कम बड़ी बात नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा नाम है। 2020 में मध्य प्रदेश में 22 विधायकों के साथ इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। कमलनाथ की सरकार, जैसा मैंने आपको बताया, वो गिर गई। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। ये जितिन प्रसाद, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण नेता के रूप में इनकी पहचान थी। जितेंद्र प्रसाद, उनके पिता कांग्रेसी रहे, पार्टी छोड़ी और वर्तमान में बीजेपी के सांसद हैं। आरपीएन सिंह, जैसा हमने आपको बताया, यूपी के कद्दावर और पिछड़े वर्ग के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती थी। चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी में खुद को शामिल किया और हार्दिक पटेल हुए, अल्पेश ठाकुर, गुजरात के दो बड़े आंदोलनकारी युवा नेता थे और चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का हाथ छोड़ करके बीजेपी के आज की डेट में वो विधायक।
तो ये कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। नए नए यंगस्टर्स जो अपनी राजनीति की जगह तलाशते हुए कांग्रेस में आए, वही कांग्रेस को कुछ साल के भीतर छोड़ करके चले जा रहे हैं। कांग्रेस के भीतर आखिर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं। कांग्रेस को ये समझना होगा, समझाना भी होगा देश की जनता को कि आखिर उसके नेतृत्व में किस तरीके की कमियां हैं। कांग्रेस के दिग्गज G23 गुट के वरिष्ठ नेता जिन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया और अपना अलग एक निशान बना करके या अपनी अलग एक पहचान बना करके और कांग्रेस के साथ ही उन्होंने जिस तरीके की वफादारी निभाई थी उसको ख़त्म करने की जो स्थिति बनी, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ रही। गुलाम नबी आज़ाद 2022 कांग्रेस के नेताओं में सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक, राज्यसभा में मोदी ने इनकी विदाई के समय अच्छा खासा भाषण दिया। राहुल गांधी पर फैसले न लेने और अपमानित करने की वजह से इन्होंने पार्टी छोड़ी थी। अपनी नई पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी बनाई। मोदी ने कहा था कि अभी आपको राजनीति में काफ़ी कुछ करना है। ये उनकी अपनी पार्टी। कपिल सिब्बल देश के जाने माने वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के पास इतनी सीटें नहीं थीं कि वो उन्हें राज्यसभा तक पहुंचा पाती और उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और जीता। अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ पंजाब कांग्रेस के दोनों पूर्व प्रमुख नेता रहे हैं जिन्होंने पार्टी को नमस्ते कर दिया। आलाकमान से नाराज होकर के ही इन्होंने इस्तीफा दिया और अब ये भी बीजेपी के सदस्य हैं। हेमंत बिस्व शर्मा असम के बेहद ताकतवर नेता जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी 2015 में, आज वो बीजेपी में न सिर्फ असम के मुख्यमंत्री हैं बल्कि उत्तर पूर्व में बीजेपी के बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। और केवल उत्तर पूर्व ही नहीं, बंगाल तक उनका जलवा चुनाव में देखा गया है। तो ये स्थितियां कांग्रेस की तरफ से जो बनी हैं वो अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली हैं कि आखिर इस तरीके की स्थिति क्यों बनी। हमदर्दी की उम्मीद में जो घर से निकले थे उन्हें अपनों की बेरुखी ने बेघर कर दिया। आज कांग्रेस के नाराज और बागी नेताओं की स्थिति कुछ ऐसी ही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, अशोक चौहान हो, मिलिंद देवड़ा हो, चरणजीत सिंह चन्नी हो, मनीष तिवारी हो, ऐसे नेताओं की फहरिस्त लंबी ही होती जा रही है जो लगातार अपने ही कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से नाराज हैं। इन इस्तीफों और बगावतों की कहानी में एक बात समान है, वो ये कि फैसले लेने की प्रक्रिया में वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया जाना। जब तक पार्टी आलाकमान नेताओं की योग्यता को दूसरों की असुरक्षा समझना बंद नहीं करेगी, तब तक हाथ का साथ छोड़ने वाले ऐसे दिग्गज लगातार अपना काफिला आगे बढ़ाते जाएंगे और शायद कांग्रेस को किसी मोड़ पर जब ये समझ आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। भविष्य के युद्धों का स्वरूप बदल रहा है, जहां जीत सैनिकों की संख्या से नहीं बल्कि तकनीक के वर्चस्व से होगी। इसी रणनीतिक दूरदर्शिता के साथ रक्षा मंत्रालय ने 52,000 करोड़ रुपए की हालिया रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। केवल हथियारों तक नहीं सीमित है ये, बल्कि सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाने का भविष्य का एक रोड मैप भी ये तैयार करती है ताकि इस राष्ट्र का वंदन होता रहे। स्वदेशी कामिकाजे ड्रोन्स, एंटी ड्रोन सिस्टम, आकाश तरंग और अंतरिक्ष की सीमाओं को छूने वाली हैप्स जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों को शामिल कर भारत ने दुनिया को संदेश दिया है कि वो 21वीं सदी के नो कॉन्टैक्ट और नेटवर्क केंद्रित युद्धों के नेतृत्व के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये डील वैश्विक मंच पर भारत की सैन्य संप्रभुता और रक्षा क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिखती है। ये तस्वीरें आप देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हथियारों की जिस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं, ये भी अपने यहाँ की एक परंपरा है, एक तरीका है कि जब हमारे घर में या हमारे बेड़े में कोई नई चीज़ आती है तो हम न सिर्फ ईश्वर का धन्यवाद करते हैं बल्कि
उस मशीन की, उस तकनीक की, उसकी ऊर्जा का भी संचार सही हो और हमारे हित में हो। इस लिहाज से इस तरीके की एक पूरी परंपरा का पालन भी होता है। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारी तीनों सेनाओं को किस तरीके के हथियार मिलने जा रहे हैं जो भविष्य के लिए भारत की युद्धक क्षमता को न सिर्फ बढ़ाएंगे बल्कि सबसे तेज और उन्नत तकनीक के साथ भारत युद्ध लड़ सके, इसको और ज्यादा पुख्ता करेंगे। इस बात को हमें समझना होगा कि थल सेना दुश्मन के ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लेकर के आ रही है। आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये सारी दुश्मनों की नींद उड़ा देंगे। कामिकाजे ड्रोन खरीदे जाएंगे। ये जो मंजूरी मिली है उसका ही परिणाम है। भारतीय वायुसेना के पास राफेल और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों को शामिल किया जाएगा। 600 हैमर गाइडेड मिसाइलें खरीद की स्वीकृति हुई है जो भारत की युद्धक क्षमता को बढ़ाएंगी। भारतीय नौसेना समुद्री निगरानी और अभियान क्षमताओं को मजबूत करने के लिए और ज्यादा बेहतर हो, इसके लिए नेवल अनमैन्ड एरियल सिस्टम को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। ये कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। वायु रक्षा, आकाश मिसाइल, सिस और वी शोरार्स जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी हमारे पास होंगे। ये सब सेना का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। सेना को ये हथियार जब मिलेंगे, जैसे मिलेंगे, इस देश की ताकत, भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और भारत उस लीग में आकर के खड़ा हो जाएगा जहां दुनिया अत्याधुनिक हथियारों के साथ युद्ध करने के लिए अपनी तैयारी कर रही है। खरीद में जो हथियार हमारे पास आने वाले हैं उनकी क्या खूबियां हैं, ये भी आपको समझना जरूरी है। जिस तरीके के हथियार इस पूरे प्रयोजन में शामिल हो रहे हैं, आकाश तरंग सिस्टम, ये दुश्मन के मानव रहित हवाई वाहनों और ड्रोन्स को नेस्तनाबूद करने के लिए बेअसर करने वाला बेहद शक्तिशाली एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जिसके जरिए भारत अपनी युद्धक क्षमता बढ़ाएगा। कामिकाजे ड्रोन, ये आत्मघाती ड्रोन पारंपरिक हथियारों की तुलना में कम लागत वाले हैं और दुश्मन पर मारक क्षमता ज्यादा रखते हैं। घातक हथियार है जो दुश्मन के ठिकानों पर जाकर खुद को ब्लास्ट कर लेता है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, पैदल सेना के जवानों द्वारा आसानी से इसे संचालित किया जा सकता है और ये मिसाइल दुश्मन के टैंकों के परखच्चे उड़ाने में सक्षम है। बख्तरबंद वाहनों को पलक झपकते ही ये नष्ट करने में सक्षम है। वी शोरार्स, ये एक बहुत ही कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, यानी कोई हमारे इनर ऑर्बिट में अगर आ ही गया तो भी उसको नेस्तनाबूद किया जा सके। मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसिंग से लैस है, दुश्मन के अचानक हवाई हमलों को तुरंत नाकाम करने में समर्थ है। MRSAM वेपन सिस्टम, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, हवा में मार करने के लिए सक्षम। हवा के लड़ाकू विमानों, ड्रोन्स और मिसाइलों को मध्यम दूरी पर ही मार गिराने में ये सक्षम होगी। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, भारतीय नौसेना के लिए मंजूर ये आधुनिक समुद्री बारूदी सुरंग दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों की समुद्री गतिविधियों को पूरी तरह से रोकने में सक्षम होगी। नेवल शिप बोर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम, आधुनिक सेंसर से लैस ये नौसैनिक ड्रोन युद्धपोतों से उड़ान भरकर समुद्र में दूर दूर तक निगरानी चौकसी बढ़ा सकते हैं। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए टेस्ट फैसिलिटी, भविष्य के नौसैनिक जहाजों के आधुनिक मोटर्स प्रोपल्शन के लिए सिस्टम की जांच के लिए जमीन पर एक विशेष टेस्टिंग सुविधा तैयार की जाएगी। इसके जरिए फिक्स्ड विंग हाई एटीट्यूड सूडो सैटेलाइट जैसी तकनीक बेहद ऊंचाई पर लंबे समय तक रहकर खुफिया जानकारी, दूरसंचार और रिमोट सेंसिंग का काम कर पाएगी। तो ये जो हमारे हथियार हैं, जो खूबियां हमने आपको बताई हैं, किस तरीके के हथियार हैं, हमारी हवा में
जब कोई दुश्मन देश अटैक करता है तो 3 तरीके की लेयर्स हमारे पास हैं। एक तो S-400 जो मिसाइल आ रही है उसको पहली लेयर पे ही मारेगा, उसके बाद कुछ अंदर आया तो हमारे पास उसका कवच है। फिर बावजूद इसके ज़मीन के नज़दीक पहुंचने से पहले, आबादी पर गिरने से पहले अगर कोई टुकड़ा आ ही जाएगा तो किस तरीके से नष्ट होगा इसकी चिंता की गई, यानी 3 लेयर पे ये पूरा सिस्टम बनाया गया है। इसी तरीके से बहुत सारे जो जहाज़ी बेड़े हैं वो समुद्र के रास्ते घेरने की कोशिश करते हैं। वैसे भी भारत हमारा 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अगर फर्ज कीजिए कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, अमेरिका से पाकिस्तान ने मदद मांगी और अमेरिका उसकी मदद करने को आ भी जाता है, जैसा कि 1971 की लड़ाई में हुआ भी था, तो उस स्थिति में भारत अब समुद्र के भीतर ऐसी सुरंगों को तैयार करने में सक्षम हो जाएगा कि उनकी फ्लीट को आने से पहले, उनके जहाज़ों को भारतीय जगह तक आने से पहले ये समझना होगा कि वो रास्ते में कहीं नष्ट हो सकते हैं। तो यहाँ तक भारत ने अपनी तैयारी करी है, नौसेना को मजबूत किया है, थल सेना और वायुसेना तीनों का बराबर से उसने ख्याल किया है। चीन और पाकिस्तान को जाहिर सी बात है कि ये हमारे दोनों पड़ोसी हैं, लेकिन जिस तरह के पड़ोसी हैं उसके लिए इनको संदेश देना ज़रूरी रहता है समय समय पर, ताकि ये अपनी हैसियत को भी समझें और भारत की हैसियत को भी समझें। अब इन हथियारों के आने से चीन और पाकिस्तान को जो संदेश जा रहा है वो भी हमें समझना चाहिए। ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किस तरीके का है और क्यों है, उसकी जो क्षमता है वो किस तरीके की है और उससे हमारे दुश्मनों की नींद किस तरीके से उड़ सकती है। जाहिर सी बात है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों अभी भारत से इस तरीके की तकनीक में पीछे हैं। खासतौर से चाइना अपने पास हथियार तो रखता है, टेक्नोलॉजी के मामले में वो एडवांस भी है, अपने हथियार बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग है उसके पास, लेकिन उसके जो हथियार हैं वो चलेंगे नहीं चलेंगे, चलेंगे तो कितना चलेंगे, ये सारी चीज़ें सवालों के घेरे में हैं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान ने चीन के बहुत सारे हथियारों का प्रयोग किया, लेकिन भारत की ज़मीन को वो छू नहीं सके। इसी तरीके से तुर्की के हथियारों का भी पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी भारत की सीमा में नहीं घुस सके। लद्दाख सीमा पर हमारी निगरानी मजबूत हो पाएगी। इसके साथ ही जिस तरीके की स्थितियां चाइना की तरफ से बनती हैं उत्तर पूर्व के पूरे क्षेत्र में, वहां से चाइना को ये समझ में आएगा कि अत्यधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी इलाकों में हर गतिविधि पर भारत 24 घंटे निगरानी करने में सक्षम है। दुश्मन की हर हवाई चाल नाकाम करने के लिए MR, SAM और हमारी अन्य टेक्नोलॉजी उसकी मदद करेंगी। इन प्रणालियों की मंजूरी से चीन के लड़ाकू विमान, ड्रोन्स, मिसाइल, इनके हमलों के खतरे कम होंगे, पूरी तरीके से बेअसर हो जाएंगे, यहां तक उम्मीद की जा रही है। पाकिस्तान अक्सर भारतीय सीमा में ड्रोन्स के जरिए घुसपैठ करता है, हथियारों की सप्लाई करता है। इस तरीके की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से अगर होती है तो जो अब हमारा सिस्टम होगा वो इसे नाकाम करेगा। कामिकाज़े ड्रोन्स को मंजूरी देने से भारतीय सीमा पर होने वाली नापाक हरकतें पाकिस्तान की तरफ से पूरी तरीके की नाकाम की जा सकेंगी। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन और समुद्री ड्रोन्स को शामिल करने से हमारी समुद्री ताकत बढ़ेगी। अरब सागर और हिंद महासागर में पाकिस्तान की नौसेना पूरी तरह से भारतीय निगरानी और दबाव के साए में रहेगी। सबसे जरूरी यह चीज है कि आपके पास इंफॉर्मेशन कब आ रही है, सूचना तंत्र आपका कितना मजबूत है और उसके हिसाब से आपका जो रिटेलिएशन है, जो रिएक्शन है, वो कितना समयबद्ध है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल जिस तरीके से उसकी रेंज तैयार की गई है, 4.5 मिनट के अंदर वो कई हजार किलोमीटर दूर जाकर के और दुश्मन के ठिकाने नष्ट कर सकती है। इसी तरीके से जो दुश्मन के पास मिसाइलें हैं उनका जो टारगेटेड टाइम है और हमारा जो रिस्पांस टाइम है, अगर उनके टाइम से
पहले हमारी मिसाइल हवा में पहुंच गई तो उनकी मिसाइल को हम नेस्तनाबूद कर सकते हैं, उनके जहाज़ों को हम रोक सकते हैं। इस टाइम फ्रेम पे भारत फिलहाल काम कर रहा है। 52,000 करोड़ रुपए की ये रक्षा मंजूरी भारत की सैन्य प्रणाली को एक बड़े युगांतकारी बदलाव की तरफ ले जा रही है। ये डील न केवल हमारी सीमाओं को बल्कि चीन और पाकिस्तान की संयुक्त चुनौतियों को भी अभेद्य बनाने में सक्षम होगी। मेक इन इंडिया के तहत देश को रक्षा उत्पादन का एक वैश्विक हब भी इससे बनाने में मदद मिलेगी। भविष्य की आधुनिक तकनीकों को सेना का हिस्सा बनाकर भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेगा। यह ऐतिहासिक कदम आने वाले दशकों में वैश्विक पटल पर भारत को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरह से भारत अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ा रहा है, जिस तरह से भारत ने लगातार अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाया है, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया, ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने स्थगित किया, खत्म नहीं कहा, यानी भारत युद्ध की स्थिति में लगातार मौजूद है, तो ये सारे हथियार इस देश की रक्षा करने में, इस देश की सीमाओं की रक्षा करने में, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में न केवल सक्षम होंगे बल्कि इस बात का भी ये भरोसा दिलाते हैं कि भारत आने वाले समय में हथियारों के लिहाज से दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने में सक्षम होगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद दर्शन होंगे बाबा बर्फानी के, जहां पहला जत्था पहुंचा है आज। पैसा कमाना एक कला है और उसे सही जगह लगाना एक विज्ञान। पीएफ, एफडी और सेविंग्स के पुराने गणित को छोड़िए, अब मुनाफे की नई भाषा सीखिए। मैं मयंक कुमार लाया हूँ प्रॉफिट पाठशाला। पैसे को सिर्फ समझिए मत, ये भी समझिए कि पैसा काम कैसे करता है। सिर्फ आज की खबर पर। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। $403 विधायक 80 सांसदों से जहां देश प्रदेश की सरकारें आकार लेती हैं। नजाकत, नफासत और तहजीब की अटखेलियां जहां गोमती के साथ बहती हैं। जिस प्रदेश को चलाता है देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक दल। सबसे बड़ी आबादी जहां लोकतंत्र की धुरी बनती है। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से तय होता है। देश का आज बदल रहा है आज की खबर से। आज की खबर, खबर जहां हम वहां। एक तरफ भारत की मौजूदा सरकार भारत की रक्षा प्रणाली को लगातार उन्नत करने की दिशा में काम कर रही है। भारतीय सेनाओं को लगातार मजबूत करने की दिशा में काम हो रहा है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की भरसक कोशिश हो रही है और उसके कुछ परिणाम हमें सामने से दिखाई भी देते हैं। जिस तरीके की हमारी नियत और नियति के साथ में आगे बढ़ने की एक कोशिश रहती है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस समय पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं।
दूसरी तरफ राजनीति इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमने आपको कार्यक्रम के शुरू में बताया कि कांग्रेस किस तरीके से छिटक रही है, टूट रही है, उसके नेताओं की असंतुष्टि हो रही है और सबसे पुरानी पार्टी का खम भरने वाली कांग्रेस लगातार रसातल की तरफ जा रही है। रसातल इसलिए क्योंकि उसके वो नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं जो सीनियर हैं और साथ साथ अपनी उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारी पार्टियां ऐसी भी हैं जिन्होंने हाल फिलहाल या बीते दशकों में अपनी राजनीति को एक नया आयाम दिया, राजनीति के शिखर तक पहुंचे, लेकिन फिर कुछ ऐसा भी किया जिसकी वजह से बहुत बड़ी आबादी को भाजन भी बनने के लिए वो मजबूर होना पड़ा उनको। इसका उदाहरण पश्चिम बंगाल का हालिया चुनाव, जहां पर जिस तरह से ग्रेटर बांग्लादेश या ग्रेटर बंगाल इस तरीके की बातें हो रही थीं, सीमा पर जिस तरीके से बाड़ न लगाने के लिए जगह देने में आनाकानी हो रही थी, जिस तरीके की लोगों को परेशानी थी, उसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस का जो हश्र हुआ, पहले 4 मई को जब नतीजे आए पार्टी रसातल में पहुंच गई, पार्टी के पास आवश्यक बहुमत नहीं आया और उसके बाद पार्टी के पहले विधायक टूटे। उन्होंने ममता बनर्जी को सिर्फ मार्गदर्शक तक सीमित करने की बात कही और असली तृणमूल होने का दावा करते हुए बड़ी संख्या में विधायक तृणमूल का साथ छोड़ करके चले गए। थोड़ा समय और बीता तो जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे वो भी एक अनजान सी पार्टी उत्तर पूर्व की, उसमें जाकर के शामिल हो गए और वो पार्टी जिसका न कोई विधायक था न कोई सांसद था, आज संसद के भीतर एक बड़ी पार्टी के रूप में अपना स्टेक लेकर के बैठी हुई है। अब तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलता है। विधायकों ने पार्टी में हुए संगठनात्मक बदलाव और नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो सूची थी उसको मान्यता देने के लिए चुनाव आयोग से कहा है। मुलाकात के बाद बागी गुट के नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा कि हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं, यानी कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी तृणमूल कांग्रेस बनाने वाली ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी में आज बेगानी हो गई हैं। चुनाव आयोग से ऋतुव्रत बनर्जी को उम्मीद है, या जो असली टीएमसी होने का दावा कर रहे हैं उन्हें उम्मीद है कि उनकी बात सुनी जाएगी, फैसला जल्द होगा। वहीं चुनाव आयोग ने टीएमसी में चल रहे नेतृत्व विवाद को लेकर पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को नोटिस भेजा है। आयोग ने दोनों पक्षों से पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को लेकर उठे विवाद पर 6 जुलाई शाम 5:30 बजे तक जवाब तलब किया है। ये राजनीति का एक ऐसा मोड़ है जहां पर यह समझ आता है कि किस तरह से एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता सत्ता पाने के बाद धीरे धीरे जमीन से कटता जाता है और फिर एक दिन वो आता है जब उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और उसे पता तक नहीं चलता। दोनों गुटों के क्या तर्क हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, ताकि इस बात को समझा जा सके। आपके जहन में भी ऋतुव्रत गुट का तर्क है कि इस गुट का कहना है कि 2/3 से अधिक सदस्य उनके पास हैं, 80 में से 58 विधायकों का समर्थन है ऋतुव्रत बनर्जी को, लिहाजा वो असली तृणमूल कांग्रेस हैं। नियमों के अनुसार शिवसेना और एनसीपी केस की तर्ज पर चुनाव चिन्ह उन्हें मिलना चाहिए, जो फूल का चुनाव निशान है। गुट ने ममता को अध्यक्ष पद से हटाकर अरूप रॉय को नया अध्यक्ष घोषित किया है। ममता गुट का तर्क है कि ममता बनर्जी ही पार्टी की कानूनी संस्थापक हैं। कुणाल घोष का कहना है कि ममता बनर्जी के बिना टीएमसी का कोई अस्तित्व नहीं है। बागियों के पास चुनाव आयोग में सिंबल को अपने पास रखने का कोई आधार नहीं है, ये बात भी कही गई है ममता बनर्जी गुट की तरफ से चुनाव आयोग को। अब राजनीतिक पार्टी जब अलग गुट बना लेती है, इसके लिए भी नियम है हमारे देश में, तो वो किस तरीके के नियम हैं ये भी हम आपको बताते हैं, ताकि इस बात को समझा जा सके कि आखिर इन नियमों के सहारे जो पार्टियों में विघटन या टूटन दिखाई दे रहा है वो किस तरह से हो रहा है। जब एक ही पार्टी के 2 गुट खुद को असली पार्टी बताते हैं और
चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के पैराग्राफ 15 के तहत ये फैसला करता है कि ये चुनाव निशान किसके पास रहेगा। जब एक ही पार्टी के दो गुट खुद को असली पार्टी बताते हैं, तब सिंबल ऑर्डर 1968 का हवाला लिया जाता है। पैराग्राफ 15 के तहत चुनाव आयोग ये फैसला करता है, ये देखता है चुनाव आयोग के निर्वाचित गुट किस तरीके की स्थितियों में मौजूद है, संगठनात्मक विंग किस तरफ है, किस तरीके का बहुमत है और पार्टी के संविधान के अनुसार शीर्ष पदों पर बैठे लोगों और प्रतिनिधियों का समर्थन किस तरफ है। इसकी जांच पुख्ता तौर पर की जाती है और इसी के आधार पर यह तय होता है कि पार्टी का सिंबल किसे जाएगा। यदि आयोग किसी एक गुट के पक्ष में तुरंत फैसला नहीं ले पाता है तो ऐसी स्थिति में अंतरिम आदेश के जरिए पार्टी सिंबल और नाम को वो फ्रीज कर सकता है, यानी उस झगड़े को वहीं पर रोकने के लिए वो निशान ही खत्म कर दिया जाए। उपचुनाव के लिए नए अस्थायी नाम और मुफ्त सिंबल दिए जाते हैं। मुफ्त सिंबल देने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं चुनाव आयोग के पास जिसको वो समय समय पर कोई नई पार्टी बनी या इस तरीके का कोई बिखराव हुआ किसी पार्टी में तो उसको देने की स्थिति उसकी रहती है। जैसे आम आदमी पार्टी जब बनी तो उसके चुनाव निशान झाड़ू ये चुनाव आयोग के पास पहले से था, उसने उसको वो अलॉट कर दिया। इसी तरीके से शिवसेना उसका जो चुनाव निशान था वो जब शिंदे गुट बना तो वो शिंदे गुट के पास चला गया। तो इस तरीके की भी स्थिति आती है। दल बदल विरोधी कानून जो हमारी 10वीं अनुसूची में है ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको भी समझना हमें चाहिए होगा कि आखिर ये कानून क्या बताता है देश की राजनीति में। जिस तरीके से चुने हुए नुमाइंदे अपनी निष्ठा बदल लेते हैं समय के साथ में, उसको किस तरीके से ये कानून कवच देता है। संविधान की 10वीं अनुसूची विधायकों और सांसदों को अयोग्य होने से बचाती है, बशर्ते वो कानूनी रूप से अलग गुट या विलय का हिस्सा बने। इसके साथ ही वर्तमान नियम के अनुसार यदि कोई पार्टी के 2/3 निर्वाचित सदस्य अपना अलग गुट बना लेते हैं तो वो अयोग्यता से बच सकते हैं। 2/3 होना जरूरी है। अलग गुट बना लेना काफी नहीं है अयोग्यता से बचने के लिए। 2/3 बागी गुट को समर्थन जुटाना होता है और बगैर उसके किसी दूसरी मौजूदा राजनीतिक पार्टी में विलय करना होता है। अगर आपके पास उस तरीके की स्थिति नहीं है तो फिर आप किसी पार्टी में विलय कर सकते हैं या एक नया दल बनाकर सदन में अपनी अलग पहचान भी दर्ज करा सकते हैं, जैसा तृणमूल कांग्रेस ने किया कि उसके जो सदस्य बागी हुए वो एक नई पार्टी में मतलब एक उत्तर पूर्व की पार्टी में जाकर के शामिल हो गए तो उससे उनकी सदस्यता बहाल रही। इसका अंतिम फैसला विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं कि वो सांसद या विधायक रहेंगे या नहीं रहेंगे। चुनाव आयोग में दावा पेश करने की भी एक कागजी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अधीन ही ये पूरा कार्यक्रम होता है और उसी के अनुसार अपनी दल की बात रखनी होती है। बागी गुट को समर्थन में मौजूद सभी सदस्यों के हस्ताक्षरित शपथ पत्र जमा करने होते हैं, साइन किए हुए। मूल पार्टी के आधिकारिक संविधान की कॉपी भी सौंपनी होती है। इसके साथ साथ इसके पीछे वजह यह है कि साबित किया जा सके कि इस गुट के पदाधिकारी चुनने या हटाने में किन नियमों का पालन किया गया। जिस बैठक में मूल नेतृत्व को हटाया गया या नया नेतृत्व चुना गया, अध्यक्ष चुना गया, वहां उसकी उपस्थिति शीट, वीडियो रिकॉर्डिंग और प्रस्ताव की कॉपी आयोग को देनी होती है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। बागी गुट को समर्थन में और मौजूद सभी सदस्यों के साइन वाली कॉपी जमा करना बहुत ज़रूरी है। यहीं से मामला बिगड़ा ही था। ऋतुव्रत बनर्जी और कुछ लोगों के फर्जी साइन करके चुनाव आयोग या विधानसभा में भेजे गए थे, जिसकी वजह से जब इस बात का खंडन किया कि ये साइन तो मेरे हैं ही नहीं, तो ऋतुव्रत बनर्जी को पहले निकाला गया। उसके बाद जो बाकी के विधायक थे उन्होंने भी ऋतुव्रत बनर्जी के साथ जाने का फैसला किया और उसके बाद एक नया गुट तैयार हो गया। अभी
ऐसे मामले में चुनाव आयोग क्या कर सकता है, ये भी हम आपको बताते हैं। जिस तरीके से अभी स्थिति बनी हुई है वो दोनों ही दलों के सामने एक चुनौती है। उपचुनाव को देखते हुए सबसे बड़ा खतरा है कि चुनाव आयोग किस तरीके का फैसला लेता है। अगर टीएमसी का नाम और जुड़वा फूल का सिंबल फ्रीज हो जाता है तो फिर ये किस तरीके से चुनाव में जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। सिंबल फ्रीज होता है तो ममता और बागी दोनों गुटों को उपचुनाव लड़ने के लिए नए सिंबल अलॉट किए जाएंगे और उन्हीं सिंबल्स के आधार पर उन्हें चुनाव लड़ना होगा। बिल्कुल नए और अस्थायी नाम और मुक्त सिंबल जो अभी और किसी के पास देश में नहीं है। अब फंड और दल बदल कानून का जो पेंच है वो हमने आपको बताया कि किस तरीके की स्थितियों में इसको समझा जाए कि अगर यही स्थिति बनी रहती है, दल बदल का यही पूरा सिनेरियो बना रहता है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या नया हो सकता है, इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। फंड और दल बदल कानून का जो पेंच है, चुनाव आयोग ऐसे में क्या कार्रवाई करेगा। बैंकों में जमा 876 करोड़ रुपए, जिसके बाद खाते होल्ड पर हैं। मामला कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ है। बागी गुट के 20 सांसदों ने एनसीपीआई में विलय का दावा किया है। ममता का खेमा इसे पूरी तरीके से अवैध बता रहा है। विलय के खिलाफ संसद और कोर्ट में दल बदल कानून के तहत चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। तो ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ है जब तृणमूल कांग्रेस के भीतर ममता बनर्जी के एक छत्र नेतृत्व को उनके ही पार्टी के बागियों ने सीधी चुनौती दी है। 2026 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद जो हिंसा भड़की थी, बगावत ने अब 876 करोड़ रुपए के फंड और चुनाव चिन्ह पर अपने कब्जे को लेकर कानूनी रूप से लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है। एक तरफ ममता बनर्जी अपनी इस राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए कानूनी और संगठनात्मक मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ 58 विधायकों के भारी बहुमत के साथ ऋतुव्रत बनर्जी बागी गुट को खुद का असली टीएमसी साबित करने के लिए चुनाव आयोग के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। यानी अब केवल पार्टी जा रही है, बात इतनी भर नहीं है। काला सफेद, हरा लाल नीला पीला जो कुछ करके भी ये फंड चुनाव पार्टी के फंड में आया है, जिस तरीके से आया है, तो ये जब पैसा भी हाथ से निकलता है तो फिर ममता बनर्जी के सामने कई स्तर की चुनौती खड़ी हो जाएगी कि आखिर वो अब अपनी पार्टी जो उनकी नहीं रही, अगर ऐसा फैसला आता है तो उसके बाद अपनी राजनीति को किस तरीके से आगे बढ़ाती हैं। आम तौर पर ऐसी स्थिति में जब ऐसे संकट में कोई आम आदमी फंसता है तो वो भगवान की शरण में जाता है। राजनीतिक दल भगवान को भी अपने अपने राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। इसका उदाहरण वर्तमान में अयोध्या में चंदा चढ़ावा, जिस तरीके से गबन घोटाले का मामला उजागर हुआ, उसके बाद बहुत सारी पार्टियां जिन्होंने कभी राम के खिलाफ उनके अस्तित्व के सवाल पर लोगों के उनके अस्तित्व पर सवाल उठाए, राम के खिलाफ लड़ाई लड़ी अदालतों में, राम सेतु समुद्रम, इसको उन्होंने एक कहानी बताया, राम को ही काल्पनिक बताया, वो आज राम 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 कर रहे हैं। वजह यह है कि जिस तरह से बीजेपी ने 2014 ऑनवर्ड्स हिंदू वोट बैंक एकजुट किया, आज उसमें जब अयोध्या के राम मंदिर, जिसकी सोमनाथ से अयोध्या तक की उसने यात्रा निकाली और पूरा अपना राजनीतिक सिनेरियो ही उस बेस पे खड़ा किया, अयोध्या में राम मंदिर बन भी गया, वहाँ पर जो स्थिति बनी है उसको लेकर के जिस तरीके की राजनीति हो रही है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि हमारे राजनीतिक दल भगवान के सहारे अपनी राजनीति को नए मोड़ तक या नई ऊंचाई तक ले जाने में परहेज नहीं करते। कभी वक्त रहा तो राम के साथ, कभी वक्त नहीं रहा तो राम के खिलाफ। जैसे भी हो, सत्ता तक पहुंचना है। लेकिन आम आदमी के साथ में ऐसा नहीं होता। अपनी चुनी हुई सरकारों से वो ये चाहता है कि इस राष्ट्र के भीतर जो भी साधन संसाधन है, जितना ये सशक्त है, उससे
उसका जीवन अच्छी तरह कट जाए। कई बार जब राजनीतिक दल अपनों में उलझते हैं, अपनी सियासत का शिकार होते हैं, तो फिर उसका इम्पैक्ट इस 140 करोड़ की आबादी पर पड़ता है जो इस देश के भीतर रहती है। और तब ये 140 करोड़ लोग भगवान की शरण में जाते हैं। ये देश राम, कृष्ण और शिव का ही है। बाकी ईर पीर फकीर आते रहे जाते रहे, उनके किस्से हैं, सब बातें चलती हैं, लेकिन इस देश को जिन्होंने जाना है वो ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये देश राम, कृष्ण और शिव का है। भक्ति के रस में डूबी ये तस्वीरें जो इस समय आप देख रहे हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचते हुए ये श्रद्धालु अमरनाथ बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचे हैं। पहला जत्था आज गुफा तक पहुंचा है। हर हर महादेव, बाबा भोले बर्फानी के जयकारों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। आप दर्शन कीजिए और बाबा भोले से अपनी भी बात रखिए। वंदे राष्ट्र, हर हर महादेव।